डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लास में। मेरा जो लेक्चर है वो बीए सेकेंड ईयर ह्यूमन भूगोल और या मानव भूगोल जिसे कहते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी, और यह एमए प्रीवियस ज्योग्राफिकल थॉट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मानव भूगोल के विकास और इतिहास के क्रम में मध्यकाल, जो कि दूसरा विकास काल है, इसमें मैं फिर अर्बन बोल गया, अरब भूगोल वेत्ताओं के कंट्रीब्यूशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका ये तीसरा लेक्चर है। अरब भूगोल वेत्ताओं के कंट्रीब्यूशन या योगदान को हमने 9 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो निम्न है। प्रथम, जो प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा, खगोलकी में विशेष प्रगति, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में योगदान, अक्षांश और देशांतरों की शुद्ध गणना और भौगोलिक वर्णन ग्रंथ, ये मैंने पूर्व के लेक्चर में आपको विस्तार से समझाए हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे अरब भूगोल वेत्ताओं ने जो योगदान दिया था, उसके जो 4 पॉइंट शेष हैं। उसमें है भौगोलिक कोश, भौगोलिक शिक्षा केंद्र, अलंकारिता का अधिक उपयोग और अरब मानचित्रकला। इसके बाद अरब काल के जो भी कुछ शेष भाग है वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ योगदान जो अरब भूगोल वेत्ताओं का कहीं पर छूट गया था, उसके बारे में इस लेक्चर के लास्ट में मैं बात करूँगा। अब हम बात करते हैं भौगोलिक कोश पर। अरब भूगोल वेत्ताओं के योगदान के जो हमने पॉइंट बनाए थे, उसमें 6 नंबर पे या 6 नंबर पे है भौगोलिक कोश। अरब भूगोल वेत्ताओं ने ज्योग्राफिकल डिक्शनरीज के संकलन का भी कार्य किया। इसमें विद्वान लेखक जकाउत के द्वारा भौगोलिक विश्वकोश बहुत प्रसिद्ध है तथा खगोलकीय, भूविज्ञान तथा भूगोल के विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए इकबान अल शेफा ने भी अपना शब्दकोश लिखा है तथा 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भौतिक भूगोल के आविष्कार तथा पर्वत निर्माण, जिसमें पर्वत निर्माण की क्रियाएं, मृदा निर्माण आदि विषयों पर विवेचन करते हुए इब्ने सीना ने अपना विश्वकोश बनाया था। इसी क्रम में 11वीं शताब्दी में अल बाकरी ने भौगोलिक शब्द संग्रह तैयार किया था। यहाँ से ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अरब भूगोल वेत्ताओं ने भौगोलिक अन्वेषण यात्राओं के साथ साथ जो उस वक्त ज्ञान उपलब्ध था उसे संकलित करने का कार्य किया गया, चाहे वह डिक्शनरी के रूप में हो, शब्दकोश के रूप में हो, मानचित्र कला के रूप में हो या भौगोलिक
वर्णन के रूप में हो या भारत भ्रमण के दौरान अल बरूनी ने जो 3 पुस्तकें लिखी थी, जो कि मैंने पूर्व लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें किताब हिंद द बुक ऑफ इंडिया, जवाहरात, प्रीशियस स्टोन्स तथा तीसरी जो बुक थी उनकी स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की शुद्धियां, ये सब बातें या सब विवरण या सभी पुस्तकें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अरब भूगोलवेताओं द्वारा जो कार्य किए गए वो यात्राओं, चाहे वो व्यापार से संबंधी हों, चाहे वो साम्राज्य विस्तार से संबंधी हों, के संबंध में की गई थी। और जो कुछ वर्णन देखा गया उनके द्वारा यात्राओं के दौरान, वही उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है या ग्रंथों में लिखा है। इनमें भौगोलिक कोश शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है जो 7वें नंबर पे आता है, वो है भौगोलिक शिक्षा केंद्र। जिस प्रकार से भारत में नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र थे, इसी प्रकार अरब काल में भी भूगोलवेताओं या भूगोल के अन्वेषण और खोज के लिए कुछ की कार्य हुए थे। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के समय में अरब साम्राज्य में भौगोलिक ज्ञान का विकास करने के लिए 7 प्रमुख केंद्र स्थापित किए, जो निम्न प्रकार हैं: जेरूसलम, काहिरा जो कि वर्तमान मिस्र में है, टोलेडो जो स्पेन में है, कुस्तुनतीनिया जो टर्की में है, दमिश्क जो सीरिया में है, बगदाद हम सब जानते हैं इराक में है, और शिराज जो फारस में है। इन शिक्षा केंद्रों में विशेषकर खलीफा के प्रशासन कार्यालय प्रमुख रहे हैं। यहाँ पर पूर्व में भी मैंने बताया था कि बगदाद नगर में यूनानी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया गया था और बहुत से ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। जैसे भारतीय जो ज्योतिष के ग्रंथ, जो कि ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वरामिहिर तथा अन्य ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुवाद किए गए। यूनानी विद्वानों जैसे अरस्तु, प्लेटो, टॉलमी और स्ट्रेबो के ग्रंथों, जिनमें मुख्यतः ज्योग्राफिया और अल्माजेस्ट आदि प्रमुख हैं, की का अनुवाद किया गया। अरब काल में या अरब भूगोलवेताओं में या अरब साम्राज्य में जो एक मुख्य कार्य प्रलक्षित होता है, जो भौगोलिक शिक्षा केंद्र जेरूसलम, काहिरा, दमिश्क, बगदाद और शिराज में जो बनाए गए थे, उसमें एक बात सामने जो हमने अध्ययन में पढ़ी है कि यहाँ पर जो वहाँ पर वर्तमान उस समय में जो कार्य या खोज अन्वेषण हो रहे थे, उनका संकलन एवं अन्य यूनानी या रोमन और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी होता था। इसी क्रम में हारू अल रशीद ने बगदाद में एक संस्था स्थापित की थी, जिसमें भाषा विशेषज्ञों के द्वारा अन्य यूनानी, रोमन और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है
एट्थ, अरब भूगोलवेताओं के वर्णनों में अलंकारिता, यानी जो अनुवाद और जो लेखन का कार्य वहां किया गया था, उसमें कुछ वर्णनों, कहानियों को अधिक स्थान दिया गया। अरब भूगोलवेताओं ने काफी मेहनत से प्राचीन यूनानी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करके उनका अनुवाद करके मौलिक ग्रंथों की रचना की। अरब साम्राज्य की वृद्धि के साथ व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। उन्होंने भौगोलिक तथा व्यापारिक यात्राएं भी की हैं, जिसमें गणित भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक वर्णनों के ग्रंथ लिखे गए, जिसमें विस्तृत ब्यौरों को समाविष्ट किया गया था तथा वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। परंतु अरबों के भौगोलिक वर्णन में एक त्रुटि जो हमारे सामने आई है, उसमें भाषा को अत्यधिक अलंकृत करके लिखा गया है और कहानियों का भी उल्लेख है। इसलिए भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों में बहुत सी काल्पनिक बातें भी सम्मिलित की गई हैं। इस कारण अरब में भूगोल एक वास्तविक विज्ञान का रूप नहीं ले सका, जो कि पूर्व में जो हमारा चिरसम्मत काल था, जिसमें यूनान और रोम या ग्रीक हम जो नाम यूज करते हैं, वहां पर जो विकास हुआ था, वो विकास इन अरब भूगोलवेताओं के पास होते हुए भी, हालांकि उन्होंने गणित, खगोलिकी और व्यापार के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, मानचित्र कला, मैपिंग ऑफ द एरियाज। अरब भूगोलवेताओं ने जो ज्ञान प्राचीन युग के यूनानी और रोमन मानचित्रों की प्रणाली से मिला था, उसे आगे बढ़ाया। यूरोपीय देशों ने ईसाई भूगोलवेताओं के प्रभाव में जो मानचित्रों को बाइबल और धर्म ग्रंथों में लिखित धार्मिक विश्वास के आधार पर बड़े गलत तरीके से बनाया गया था, और उसमें यह भी बताया गया कि पृथ्वी के मानचित्र पर ईसाई धर्म के जो उद्गम क्षेत्र है वह एक पवित्र भूमि है या हॉली लैंड है, तथा स्वर्ग और उसमें बाग भी प्रदर्शित किए थे। परंतु अरब भूगोलवेताओं ने अपने मानचित्रों में को बनाने में इस प्रकार की जो त्रुटियां थी या जो दोष थे, वो नहीं किए हैं। ईसाई भूगोलवेताओं ने जो अभी मैंने आपको वर्णन बताया कि जो मैप बनाए थे वो वर्ताकार बनाए थे, और उसी में हॉली लैंड को मध्य में बताया था, स्वर्ग भी बताया, 4 नदियां बताई। वो सब मैं एक अलग से एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, जो कि एक अंधकार, द डार्क एज ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट है। मैं उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर अरब भूगोलवेताओं ने वो त्रुटि नहीं की जो कि यूरोपीय देशों के ईसाई भूगोलवेताओं या मानचित्रकारों ने की थी। अरब विद्वान खगोलिकी, गणित और ज्योमिति यानी ज्योमेट्री में यूनानियों से भी काफी आगे थे। इसके अलावा वे कुशल भूगोलवेता और मानचित्रकार थे। उन्होंने स्ट्रबो की ग्रंथमाला ज्योग्राफिया के 17 ग्रंथों का
तथा टॉलमी की खगोलिकी ग्रंथ अल्माजेस्ट और ज्योग्राफिया सेंटैक्सिस का अरबी भाषा में अनुवाद किया और टॉलमी के मानचित्रों के अरबी संस्करण तैयार किए थे। यहाँ उन्होंने जो टॉलमी ने अशुद्धियां की थी उनको कम किया गया। इसके अतिरिक्त अरब ज्योग्राफर्स ने भारतीय ग्रंथों से भी पूर्ण ये लाभ उठाया। यहाँ पर अरब भूगोलवेत्ताओं में इदरिसी का नाम प्रमुख है। इदरिसी ने मानचित्र कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरब भूगोलवेत्ताओं में अल इदरिसी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने सिसिली में 15 वर्ष मानचित्रों का संकलन कर उनकी व्याख्या करने में व्यतीत किए। इदरिसी ने 70 पृष्ठों 70 पेजेस का विश्व एटलस भी बनाया था, जिसमें उन्होंने विश्व के प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया। अरब मानचित्र कला में अल इदरिसी के मानचित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इदरिसी ने न केवल मुस्लिम ग्रंथों का अध्ययन किया, वरन उन्होंने ईसाई ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इदरिसी सिसिली के बादशाह रोजर द्वितीय के दरबार में रहते थे, जहां उन्होंने 1154 में संसार का मानचित्र बनाया, जो कि एक आयताकार प्रक्षेप पर आधारित था। इस मानचित्र में पूर्ववर्ती मानचित्रों की अपेक्षा एशिया के कैस्पियन सागर, अरल सागर आदि का प्रदर्शन अधिक शुद्ध था। अफ्रीका की आकृति ज्यादातर टॉलमी के अनुसार प्रदर्शित की गई थी, वैसे ही उन्होंने बनाया। अन्य मुस्लिम मानचित्रों की तरह इदरिसी मानचित्र में भी दक्षिण दिशा को ऊपरी सिरे की ओर रखा गया है। इदरिसी ने यह भी अनुभव किया कि जैसा कि यूनानियों ने जलवायु के आधार पर 5 जोन बनाए थे, इन्होंने उसको परिष्कृत कर जलवायु वर्गीकरण या क्लाइमेट जोन का विवरण 7 भागों में किया है। डियर स्टूडेंट, अरब भूगोलवेत्ताओं में इदरिसी का मानचित्र कला में महत्वपूर्ण योगदान, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। इसके अलावा अबू जैद बलखरी के द्वारा खुरासान की जलवायु का वर्णन मानचित्रों सहित किया था तथा अल इस्तखरी ने विभिन्न देशों की जलवायु पर पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कलर्ड मानचित्र के द्वारा अपने वर्णनों की पुष्टि की थी। इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक रास्ते और ममालिक, रूट्स एंड कंट्रीज में विभिन्न देशों की धरातलीय रचनाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, नगरों तथा मार्गों का वर्णन किया है। भूगोलवेत्ता इब्ने हाकल ने अनेक भौगोलिक यात्राओं पर 2 पुस्तकें, पृथ्वी की आकृति,
शेप ऑफ अर्थ तथा संसार के देश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें देशों का सामान्य भौतिक और आर्थिक भूगोल का वर्णन किया है। इसी क्रम में अन्य भूगोलवेताओं का जो योगदान है वो भी महत्वपूर्ण है। अरब भूगोलवेताओं द्वारा टॉलमी की रचनाओं का अरब भाषा में अनुवाद किया गया तथा उनका नाम अल मेस्तगी रखा गया था। इसके अलावा इब्न बतूता तथा इब्न खालदून का भी भौगोलिक योगदान उस काल में प्रमुख रहा है। डियर स्टूडेंट, मैंने मेरे इस व्याख्यान सहित 3 व्याख्यान जो कि मध्यकाल के संबंध में आपके सम्मुख रखे हैं। इनमें जो मध्यकाल का जो मुख्य डार्क एज के बाद में जो काल रहा है वो अरब भूगोलवेताओं का रहा है। अरब भूगोलवेताओं के कंट्रीब्यूशन को या उनके योगदान को मैंने अपने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ये इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे या तो वो हम करेंगे डार्क एज, अंधकार युग, या फिर वर्तमान भूगोल पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो या आधुनिक भूगोल जो भौगोलिक विकास के क्रम में तीसरा स्टेज है। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मध्यकालीन और तीसरा वर्तमानकालीन। इसमें अमेरिकन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता और अमेरिकन भूगोलवेता, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।